हेलो बच्चों, आज आपको पुनः हम लोग बिलियन चैप्टर में चला जाए। बिलियन एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है, 12th का। अब देखिए हम लोग क्या किए थे इसमें कि बिलियन में रॉल्ट का नियम पढ़ रहे थे। एक अणुसंख्यक गुणधर्म था, उस अणुसंख्यक गुणधर्म में वाष्प का अपेक्षित अवनमन पढ़ रहे थे हम लोग। उस वाष्प का अपेक्षित अवनमन पढ़ने के लिए हमने बोला था बाबू कि आप पहले वाष्प दाब पढ़ो, फिर वाष्प दाब में कैसे कमी होता है उसको पढ़ ले बाबू। वाष्प दाब में कब कमी होता है इसको पढ़ लेंगे बाबू हम लोग। ये सब पढ़ने के लिए आप लेक्चर संख्या आपको 13-14 देखना पड़ेगा। फिर हमने राउल्ट का नियम पढ़ा और राउल्ट के नियम में हमने पढ़ा बाबू कि राउल्ट के नियम में पढ़ने के लिए हमने राउल्ट के नियम में हमने पढ़ा है कि राउल्ट का नियम दो तरह का होता है। एक दो तरह से हम पढ़े, एक ऐसे विलय जो वाष्पशील है, जैसे मान लो कि ये ऐसे समझिए आप कि वाष्पशील है। ये हमारा बिलियन बनने रॉल्ट्स का नियम तभी लागू होगा जब हमारे पास दो चीज होगा, एक विलय होगा और एक विलायक होगा। जब ये विलय और विलायक दोनों रहेगा तो हमारा बिलियन होगा। हमने पिछले क्लास में यानी कि लेक्चर 14 में हमने बात किया है कि विलय भी वाष्पशील है और विलायक भी वाष्पशील है। यानी कि ऐसा द्रव जो क्या होगा, वाष्पशील होगा। ऐसा द्रव जो वाष्पशील होगा हम लोग बात कर चुके हैं। कब जब लेक्चर 14 हम लोग कर रहे थे, लेक्चर 13 में हम लोग ये सब बात किए हैं कि जब विलय भी वाष्पशील हो और विलायक भी वाष्पशील हो तो उस केस में हम लोग कैसे इसका रॉल्ट का नियम प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों का दोनों वाष्प होगा। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये विलय जो होगा वाष्पशील नहीं होगा, अवाष्पशील होगा। यानी कि ये विलय क्या होगा, अवाष्पशील होगा। यानी कि विलय अवाष्पशील होगा, इसका मतलब कि ये वाष्प नहीं बनेगा। अब वाष्प नहीं बनेगा इसका मतलब कि जैसे आप सुन लीजिए, इसका हम लोग जीवन वाला एग्जांपल ले लें। आप पानी को गर्म करते हो। अच्छा, पानी का काम करते हैं, सुनो ना, गर्म क्या करना है कि पानी को अगर हम धूप में छोड़ देते, थोड़ा सा पानी को अगर कटोरा वगैरह में थोड़ा सा पानी धूप में छोड़ देते और सुबह छोड़ दे, देखेंगे शाम को यहाँ पे सफेद लगा हुआ रहेगा। तो भैया सफेद क्या है? अरे भैया सफेद वही चीज है जो इस विलयन में जो घुला हुआ था विलय, वो विलय ठोस की तरह होता है और वो वाष्प नहीं होता है। यहाँ पे जो जल था, विलायक जो जल था वो उड़ गया और जिसके अंदर जो लवण घुला हुआ था वो बेचारा नहीं उड़ पाया। तो जब नहीं उड़ पाया तो यहीं पे रह जाता है सफेद, और उसको देखिएगा आप निकाल कर चाटिएगा तो नमकीन लगेगा। यानी कि अब हमको समझ में आया कि अवाष्पशील विलय क्या होगा। अवाष्पशील विलय आपका कोई भी ठोस होता है, जैसे ग्लूकोज हो सकता है, जैसे चीनी हो सकता है। चीनी को तो डाल दिए तो क्या कर दिया, घुल गया। अब ये घुल गया, अभी चीनी हमारा घुल गया तो विलयन हो गया। लेकिन ये विलयन जो हो गया, अब चीनी को थोड़ी वाष्प होनेगा। अब जैसे गर्म करोगे तो चीनी यहाँ पे बैठ जाएगा, पानी उड़ जाएगा। यूरिया डालो, यूरिया तो घुल गया, लेकिन जब इसको गर्म करोगे तो ये सारा द्रव निकल जाएगा, लेकिन यूरिया आपका नीचे बैठ जाएगा। उसी तरह से नमक भी आप घोल करके देखोगे तो नीचे बैठ जाएगा। यानी कि अब हम ऐसा विलय लेंगे जो वाष्प नहीं बनता है।
और हम लोग पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोग बात भी कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात भी किया है कि जैसे ही अवास्तविक विलय डाल देते हैं तो वास्तव में कमी हो जाता है। आप इसके लिए लेक्चर 12 देखें। बाबू एकदम क्रम से हम सारा वीडियो बनाए हैं, सारा लेक्चर एकदम क्रम से बनाए हैं। आप एक कीजिए, दूसरा उसके बाद, तीसरा उसके बाद, उस पे जो न्यूमेरिकल होता है उसके बाद, ऐसे कर करके हमने सारा न्यूमेरिकल एक एक करके बनाया है। आप इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विनय केमिका पॉइंट, और विनय केमिका पॉइंट सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी आप दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो भी मेरा वीडियो जाए आपको पहले से नोटिफाई हो जाए। तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अवास्तविक विलय के लिए, यानी कि अब एक कैसा हमारा विलय है, अवास्तविक जो वास्तव नहीं बनता है, यानी अवास्तविक विलय के लिए, अवास्तविक विलय के लिए राउल्ट का नियम, यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा अवास्तविक विलय है, तो अवास्तविक विलय यानी कि वो भाप नहीं बनेगा, विलयन में घुल जाएगा, ये केवल द्रव ही विलयन बनेगा, और ये द्रव केवल विलयन बनेगा, और लेकिन ये विलय जस का तस विलयन में ही रह जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनिए कि आपको हम पिछले लेक्चर में बता दिए थे कि अवास्तविक विलय डालते हो तो विलयन के वास्तव में, यानी कि विलय का पलायन होने की क्षमता में कमी हो जाता है, और जब पलायन होने की क्षमता में कमी हो जाएगा तो आपको विलयन का या द्रव का, उस द्रव का वास्तव में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। इस चीज को ध्यान में रखें कि जैसे ही आप अवास्तविक विलय डालोगे तो उसके वास्तव में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक द्रव है, ये कोई भी द्रव है, कोई भी विलायक, मान लीजिए विलायक है, ये विलायक है। अब हम इसमें हमने क्या डाला, विलयन बनाना है बाबू। राउल्ट का नियम हम पहले भी बात किए हैं कि राउल्ट का नियम जो है केवल और केवल विलयन के लिए लागू होता है और द्विअंगी विलयन के लिए लागू होता है। तो इसमें हम आपको समझ लीजिए कि इसमें विलय भी होगा और विलय भी होगा। इसमें क्या होगा, विलय भी होगा और विलायक भी होगा। दिमाग में बैठा लीजिए कि इसमें विलय भी होगा और विलायक भी होगा, विलय और विलायक दोनों होगा। अब इसको ध्यान से सुनो। तो देखिए क्या होता है इसमें कि आप विलायक है, इसमें हमने अवास्तविक विलय डाला, अवास्तविक विलय डाला। तो अब आपको तो आइडिया होना चाहिए कि जैसे अवास्तविक विलय डालोगे तो इसके वास्तव में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। अब बताइए, हम लोग अवास्तविक विलय डालेंगे तो इसके वास्तव में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे, बाद में बात करेंगे इसके लिए कि अवास्तविक विलय में कितना कमी होगा। हाँ, ये भी जानना है कि कितना कमी होगा और कमी होने के बाद उस विलयन का वास्तव कितना हो जाएगा। सारा चीज का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। अब तो देखिए यहाँ पे, ध्यान से सुनिए। अब देखिए यहाँ पे, अब आप समझिए। अब हम लोग द्विअंगी विलयन का मतलब समझ में आया कि बाबू इसमें दो अंग होगा, एक विलायक होगा, एक विलय होगा। तो आप द्विअंगी विलयन के लिए राउल्ट के नियम से आप बताओ, द्विअंगी विलयन के लिए राउल्ट के नियम से। अब बताओ, द्विअंगी विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है, हमको बताओ। तो द्विअंगी विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है, तो आप बात करोगे कि द्विअंगी विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है, आप बताओ। तो द्विअंगी विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है, तो कहता है किसी भी घटक का वासुदाव, यानी अगर विलायक का वासुदाव करना है, यानी विलयन में क्या दिया जाए, विलयन में
विलयन में विलायक का वाष्प दाब। आप बताओ, पिछले लेक्चर में भी हमने बात किया है कि विलायक का वाष्प दाब किसके बराबर होगा? तो जाहिर सी बात है कि द्विअंगी विलयन है तो विलायक का इस घटक का वाष्प दाब बनाना है। अब चूंकि ये अवाष्प है तो इसका वाष्प दाब बाबू नहीं होगा, अवाष्पित है तो इसका वाष्प नहीं बनेगा बाबा। तो विलयन में विलायक का वाष्प दाब जो होगा वो बराबर होगा किसका? तो विलायक का मोल अंश गुना विलायक का मोल अंश गुना, यानी कि हम इस गुना को यहां लिख देते हैं, यहां गुना मोल अंश गुना। अब देखिए, जिस घटक का वाष्प दाब निकालना है बाबू, रॉड का नियम कहता है कि जिस घटक का वाष्प दाब निकालना है उस घटक का मोल अंश होना चाहिए और उसी घटक का यानी कि विलायक का शुद्ध है वाष्प दाब होना चाहिए। यानी कि विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर होगा? जल्दी बताइए बाबू कि विलयन में विलायक का वाष्प दाब जो होगा, रॉड के नियम से पिछला क्लास लेक्चर में भी हमने बात किया है, तो क्या होगा? विलायक का मोल अंश यानी तथा उसी विलायक का शुद्ध वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होगा। अब इसको हमने क्या किया कि समीकरण 1 बना लिया। समीकरण क्या बना लिया? 1 बना लिया। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए अब इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। अब देखिए यहां पे चूंकि अब बताओ, चूंकि क्या है? विलय क्या है? अवाष्पशील है। विलय अवाष्पशील है। विलय क्या है? अवाष्पशील है। तथा अब हम थोड़ा सा एक चीज और भी कर ले, तथा वैद्युत अपघट्य है। कैसा है? वैद्युत अनअपघट्य, यानी कि इसमें डालेंगे तो उसमें आयनों में नहीं टूटेगा, ना तो उसकी संख्या बढ़ेगा ना तो उसका संख्या घटेगा। अब बताइए बाबू, यदि ये विलय कैसा है? चूंकि विलय क्या है कि अवाष्पशील है तथा वैद्युत अनअपघट्य है, तो अतः क्या होगा? जल्दी बताओ। अब बताइए, जो विलयन के वाष्प दाब में कोई योगदान नहीं होगा। अतः जबकि जब अवाष्पशील है, भाप ही नहीं बनेगा बाबा। जब ये वाष्प नहीं बनेगा, जब यहाँ पे वाष्प नहीं बनेगा, तो यहाँ का जो दाब होगा उसमें अवाष्पशील विलय का क्या लेना देना? जाहिर सी बात है, जब वाष्प बनेगा यहां से उड़ के जाएगा, यहाँ पे हमने घोल दिया, यहाँ पे ये घुल गया, अब ये घुल के ऊपर जाएगा तब ना बाबू हमारा यहाँ पे इसका दाब बनाएगा। अब ये उड़ के जेबी नहीं करेगा तो इसका दाब कहां से बनेगा? आप ही बताओ ना। तो अतः विलय का क्या होगा? इस विलय का वाष्प दाब में कोई योगदान नहीं होगा। अतः वाष्प दाब में कोई योगदान नहीं होगा। ठीक है, तो वाष्प दाब में कोई योगदान नहीं होगा। अब आप बताओ कि जब कोई योगदान नहीं होगा तो क्या होगा? जब कोई योगदान ही नहीं होगा तो क्या होगा? जब कोई योगदान नहीं होगा तो जो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो केवल किसके चलते होगा? तो विलायक के चलते होगा। ये भाप में देवे नहीं करेगा तो जो यहां पे वाष्प दाब होगा वो किसके चलते होगा? विलायक के चलते होगा। अतः विलयन का वाष्प दाब
विलयन का वासुदाब, अतः विलयन का वासुदाब किसके किसके बराबर होगा, जल्दी बता दो। विलयन का वासुदाब विलायक के वासुदाब के बराबर होगा। यानी कि इसका जो वासुदाब होगा वो किसके बराबर होगा, तो विलायक के वासुदाब के बराबर होगा। यानी कि जो विलयन का वासुदाब होगा वो केवल किसके चलते होगा, विलायक के चलते होगा। यानी कि जो विलयन का वासुदाब होगा वो विलायक के चलते होगा। ठीक है, आप इसे नोट करो। अब देखिए, आपने तो समझ गया है, आप समझ लिए। अब बताओ, यानी कि जो ये विलयन का जो वासुदाब होगा वो किसके चलते होगा, विलायक के चलते होगा। यानी कि विलयन का वासुदाब बराबर विलयन का वासुदाब बराबर विलायक का विलयन में वासुदाब, विलयन में वासुदाब। यानी विलयन का विलायक का वासुदाब, सॉरी विलयन का वासुदाब जो होगा वो विलायक के वासुदाब के बराबर होगा। अब हम इसको समीकरण 2 बना रहे हैं। आप बताओ यहाँ पे, आप समझो, आप यहाँ पे अब आपके दिमाग लगाना है यहाँ पे। देखिए, विलयन का जो वासुदाब है वो विलायक का विलयन में वासुदाब के बराबर होगा, जाहिर सी बात है। अब बताइए, आखिर विलयन का वासुदाब होता कितना है, तो विलायक का मूल अंश गुने विलायक का शुद्ध वासुदाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप बताओ, क्या हम इसके बदले विलयन का विलायक का विलयन में वासुदाब जो है इसके बदले ये दोनों नहीं लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं। तो बाबू, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, आप समझिए, समीकरण 1 तथा 2 से आप बताओ, समीकरण 1 तथा 2 से में क्या होगा, जल्दी बता दो। तो समीकरण 1 में विलयन का वासुदाब, अच्छे, अब विलयन का वासुदाब जो होगा विलायक के वासुदाब के बराबर है। तो विलायक के वासुदाब यानी कि विलायक का वासुदाब, तो विलायक का वासुदाब कितना है बाबू, तो विलायक का मूल अंश गुने विलायक का शुद्ध वासुदाब के गुणनफल है। यानी कि हम बराबर लिख सकते हैं विलायक का मूल अंश गुना क्या लिख सकते हैं, आप बताओ। तो विलायक का शुद्ध वासुदाब, तो विलायक का शुद्ध वासुदाब, यानी लिख सकते हैं हम, यानी कि ये बाबू विलायक का विलयन में वासुदाब जो है वही ये विलयन में विलायक का वासुदाब ही है बाबू, वही चीज लिखा गया तो लिखा गया, क्या टेंशन करना है, चीज बात वही है। तो आप बताओ यहाँ पे, आखिर ये विलायक का वासुदाब किसके बराबर है, तो विलायक का मूल अंश गुने विलायक का शुद्ध वासुदाब के गुणनफल के बराबर है। तो आप बताओ क्या होगा यहाँ पे, आप बताओ ऐसे, आप बताओ, आप इतना बड़ा लिखना हम नहीं समझते हैं कि हमारे लिए ठीक होगा, इतना बड़ा लिखना सही नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि आप वासुदाब को सुनिए, बार हम बोलते हैं वासुदाब को पी से सूचित करते हैं, हो गया ना बाबू, वासुदाब को पी से सूचित किए। अच्छे, विलयन का जो सॉल्यूशन होता है तो हम यहाँ पे एस लगा देंगे, यानी कि आपको हो जाएगा कि विलयन का वासुदाब, यानी विलयन का वासुदाब इतना माथा पच्ची करने का जरूरत नहीं है कि विलयन का वासुदाब लिखने के लिए हम सीधे कर देंगे, इतना लंबा नहीं लिख करके पीएस लिख देंगे। अच्छा, बराबर हो जाएगा ये। अब ये विलायक का मूल अंश, तो विलायक का मूल अंश कैसे निकालेंगे, तो विलायक का मूल अंश के लिए x1 कर दें, क्योंकि मूल अंश को x से सूचित करते हैं तो 1 लगा दिए, तो विलायक के लिए 2 लगा देंगे, तो विलय के लिए
दो ही चीज तो है, एक विलायक है और एक विलय है। अच्छा, इन गुना का चिन्ह, क्योंकि x को ऐसे गुना की तरह लिखे इसलिए गुना का चिन्ह देने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ जाइए कि गुना है। अच्छा, विलायक का शुद्ध वास्तव तो यहाँ पे केवल विलायक ही है, इसलिए हमने उसको p कर देंगे, वास्तव को p से चुन किए। क्योंकि शुद्ध है तो हम बार बार बोलते हैं कि इसको नोट लगा देंगे। आप बताओ, इसको समीकरण 3 बना देंगे बाबू रे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सीधे अगर ऑब्जेक्टिव में बात करेगा कि इतना ग्राम विलय है, इतना ग्राम विलायक है, तो इसका मोल इसका द्रव्यमान इसका इतना द्रव्यमान इतना है, फट से मोल निकल जाएगा, विलय का मोल निकल जाएगा और उसका शुद्ध वाष्प दे रहेगा तो विलय का वाष्प निकल जाएगा। यानी विलयन का वाष्प निकालना एकदम आसान है। विलयन का वाष्प निकालने के लिए न्यूमेरिकल के लिए हम बार बार यूज करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल आपको बनाएंगे ना तो अब जैसे बताएंगे कि ये विलयन का वाष्प बनाना है, तो बस कुछ नहीं, आप यहाँ पे विलयन का वाष्प बनाने के लिए विलयन का वाष्प निकालना चाहते हो तो ये विलायक का मोलंश में उसका शुद्ध वाष्प से गुना कर दो, हो जाएगा। एकदम इस पे याद रखना है। अब बताइए अब आप बताओ, चूंकि यहाँ पे आप जानते हो कि शुद्ध वाष्प पी नोट यानी कि शुद्ध वाष्प जो है, शुद्ध वाष्प यानी विलायक का शुद्ध वाष्प पी नोट स्थिर ताप पर, यानी कि ऐसा करते पूरा लिख देते हैं, शुद्ध वाष्प स्थिर ताप पर स्थिर होता है। शुद्ध वाष्प क्या होता है जल्दी बता दो। स्थिर ताप पर स्थिर होता है, यानी कि जब ताप आपका स्थिर रहेगा तो ये स्थिर होगा। ठीक है, इसका मतलब जब हम कोई भी स्थिरांक हटाएंगे तो वहां पे एक स्थिरांक लग जाएगा, स्थिरांक हटाएंगे तो समानुपाती लग जाएगा, समानुपाती x1। इसका मतलब कि विलयन का वाष्प अगर आपसे पूछा जाए तो हम क्या देंगे, क्या लिखेंगे कि बोलेंगे क्या चीज कि विलयन का वाष्प किसके समानुपाती होता है, तो विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कि अवाष्पशील विलय वाले विलयन का वाष्प दाब आप बताओ। वाष्प स्थिर ताप पर, ताप भी तो स्थिर रहना चाहिए तभी ना समानुपाती लगेगा बाबू। तो स्थिर ताप पर किसके समानुपाती होगा, तो विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। अब ये मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। अब आप बात करो यहां पे, आप तो सबसे पहले आप इसको नोट करो। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, आप देखिए समानुपाती जब भी हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा। अब देखिए आप यहां पे आप बताओ, जब समानुपाती है जब ग्राफ खींचोगे तो एक तरफ आपका विलयन का वाष्प दाब होगा या नहीं होगा, एक तरफ विलयन का वाष्प दाब होगा। अच्छा, एक तरफ विलायक का मोल अंश होगा।
विलायक का मोलन्स होगा। अब बताओ विलयन का वास्तव और विलायक का मोलन्स के बीच में क्या समानुपाती है, तो आप बताओ इसका ग्राफ कैसा जाएगा। तो इसका ग्राफ जाएगा एकदम सीधा जाएगा। अच्छा ये बताओ जब मोलन्स करेंगे तो यहाँ पे मूल है तो यहाँ पे x1 बराबर 0 हो जाएगा, और ये बढ़ते 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 क्या होगा, x1 बराबर क्या हो सकता है 1, क्या कि मूल अंश का जोड़ हमेशा 1 होता है। इतना याद है ना कि मूल अंश का जोड़ कितना होता है 1। अब आप बताओ जो हमने आपको एक समीकरण दिया था, जो समीकरण 3 था वो क्या था, आप ये बताओ। समीकरण 3 था क्या था, PS बराबर x1 P0। अब बताइए जब x1 का मान कितना हो जाए 1 हो जाए तो PS किसके बराबर हो जाएगा, P0 के बराबर होगा कि नहीं होगा बाबू। जब ये यही ना था समीकरण 3 बाबू, और जब समीकरण 3 हम जब देखे थे, जब x1 का मान बढ़ता रहेगा तो x1 का मान अगर 0 है, सुनिए 0 है तो 0 लगाएंगे यहाँ पे, तो वासुदाब भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मोलन्स बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वासुदाब भी बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये 1 हो जाएगा तो क्या होगा, हम जैसे 1 का मान यहाँ x1 का मान 1 रखेंगे तो PS बराबर क्या हो जाएगा P0। इसका मतलब कि ये वासुदाब तो लगातार मोलन्स बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही हमारा ये 1 हो जाएगा तो ये वासुदाब किसके बराबर हो जाएगा बाबू, P0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, तो P0 के बराबर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए आप यहाँ पे, अब चलिए थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए क्या है कि आप यहाँ पे देखिए। अब आप चले जाइए समीकरण 3 में चले जाइए। अब जो हमने बात किया है क्या बाबू, समीकरण 3 में हमने क्या बात किया ये बताइए आप। तो समीकरण 3 में हमने बोला है कि विलयन का वासुदाब जो होगा वो बराबर होगा विलायक का मूलअंश और विलायक का शुद्ध वासुदाब के गुणनफल के बराबर होगा। आपको बात की है ना हम बाबू, तो बोले हाँ। तो अब देखिए आप एक चीज बताइए कि ये P0 यहां से यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जल्दी, तो PS बट्टा में P0 बट्टा में P0 हो गया हो गया। अब बराबर क्या हो जाएगा x1। हाँ आप बताओ कि यहां पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे क्या 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 चीज है ये। PS क्या चीज है ये बताओ, PS क्या चीज है आप बताओ हमको। तो PS क्या चीज है, तो PS क्या चीज है बाबू, तो PS है विलयन का वासुदाब। अभी हमने बात किया विलयन का वासुदाब, ठीक है। हाँ अच्छा P0 क्या चीज है, P0 क्या है, तो P0 जो है शुद्ध विलायक का वासुदाब। शुद्ध विलायक का वासुदाब। अच्छा ठीक है, शुद्ध विलायक का वासुदाब। अच्छा x1 क्या है, x1 क्या है, तो ये बाबू मोलन्स है। तो किसका मोलन्स है, क्योंकि 1 यहाँ पे जहां भी 1 लगाएंगे ना तो दिमाग में बैठा लीजिए 1 सब विलायक के लिए आएगा। x को किसके बाद बात की, तो मोलन्स का, तो 1 लगाए विलायक का, यानी कि ये विलायक का मोलन्स है। मोलन्स है। अच्छी चीज सुनिए, फिर से सुनिए। अच्छे सर अगर हम x2 कर देते तो क्या होगा, x2 कर देंगे तो क्या होगा आप बताओ, x2 करेंगे तो क्या होगा आप बताओ। तो x2 करेंगे तो x2 तो मोलन्स है, लेकिन आप सर बोले कि 1 को विलायक लगाए तो 2 किसके लिए हो जाएगा, विलायक के लिए। क्या कि विलयन में तो दोनों है ना, विलय है और विलायक दोनों है। भले बेचारा उड़ नहीं रहा हो, घर से बाहर नहीं निकल रहा हो, लेकिन घरवा में तो है कि नहीं, तो घरवा में है तो उसको तो रखना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा ना कि इतना कोई सदस्य है और कितना भागीदारी है। तो वो विलयन में दोनों है, बाजार कर नहीं जा रहा है, घरे रह रहा है, ये बाजार कर ले रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्या हो जाएगा कि ये विलय का मोलन्स, ठीक है। अब इसी तरह से थोड़ा सा हम लोग और बात कर लें। इन्होंने क्या हो जाएगा, फिर आप तो वही से बात करने लगे, 1 लगाए तो किसके लिए लगाएंगे, तो विलायक के लिए लगाएंगे। इन आप बार बार बोलते हैं कि मूलों की संख्या है, तो आप बताओ ना बाबू क्या होगा। तो मूलों की संख्या है, 1 किसके लिए लगाए, तो विलायक के लिए। तो विलायक के
मोलों की संख्या। अच्छा सुनो फिर सर जी आप एक चीज फिर बताइए ना, तो सर अगर n2 कर दें तो क्या होगा? अरे भैया फिर तो आप तो वही चीज बात करते हो, फिर आप वही बात करने लगे कि यहाँ पे n तो लगेगा तो मोलों की संख्या ही तो लगेगा, n क्या लगेगा? मोलों की संख्या लगेगा, तो मोलों की संख्या तो होगा, लेकिन आप जब 2 क्यों लगा रहे? तो बाबू भैया आप तो को बोला गया है कि 1 लगा दिए, 1 किसके लिए लगा है? 1 किसके लिए लगा है? तो विलायक के लिए लगा है, तो 2 किसके लिए लगाएंगे? तो विलय के लिए। अच्छा बाबू कहने से आपको गड़बड़ाइएगा ना, बुचियो साथ में है, ये भी ध्यान रखिए कि बुचियो है हमारे क्लास में, तो ध्यान रहे बाबू कि बाबू एंड बुचिया दोनों देखिए कि n2 जो है वो आपको n2 जो है वो क्या है? तो n2 मोलो n क्या है? मोलो की संख्या है। और तो 2 क्या लगेगा? तो 2 क्या लगेगा आप बताओ? 2 क्या लगेगा? तो 2 विलय के लिए है, तो बताओ क्या होगा? तो विलय के मोलों की संख्या हो गया, विलय के मोलों की संख्या हो गया। आप तो पढ़े लिखे हो बाबू, आप मोलों की संख्या जान गए तो मोल अंश नहीं जानते हो, तो मोल अंश भी जान गए तो कैसे मोल अंश निकलेगा भैया? x1 कैसे निकलेगा आपका? तो x1 कैसे निकलेगा? तो जिसका निकालना है उसका मोलों की संख्या, तो किसका है बाबू? विलायक का मोल अंश निकालना है, तो विलायक का मोलों की संख्या n1, 1 बोले तो विलायक, 2 बोले तो विलय, तो बस क्या करना है? बट्टा दोनों लगा देना है, n1 प्लस n2। अब बताइए उसी तरह से अगर आपको x2 करना हो तो क्या करेंगे बाबू? क्या करेंगे आप बताइए ना, तो क्या करेंगे? बोलो जल्दी बोलो। n2 बटा में n1 प्लस n2। आप तो दोनों कर लिए, आप बताइए यहां पे हम इसमें समीकरण मान लो इसको 4 में, अब समीकरण 4 में हम क्या कर सकते हैं? x1 का मनवा नहीं लिख सकते हैं क्या? एकदम आसानी से लिख देंगे। तो बताइए आप पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलो अब देखिए अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है? झूठ मूठ का आप लोग परेशान हो। यहाँ पे समीकरण 4 से चला जाए, समीकरण आपको 4 देखा जाए, तो समीकरण 4 में क्या देख रहे हो भैया? तो x1 है, तो x1 के बदले क्या दे देंगे जल्दी बताओ? तो PS बाटा में P नोट, PS बटा में क्या हो जाएगा? P नोट बराबर n1 के x1 के बदले क्या कर लेंगे? n1 बटा में n1 प्लस n2। क्या दिक्कत है क्या? काहे दिक्कत होगा? काहे दिक्कत हो गया बताओ? यहाँ पे मुंह बनाने लगे तुम लोग, बताओ PS बटा P नोट हो गया, तो PS बटा P नोट तो हमने लिख ही दिया यहाँ पे। अच्छा x1 के बदले हमने यहाँ पे लिखा है, ये चीज आपको ऐसा लिख दिया, टेंशन क्या करते हो बाबू? अच्छा देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि आपने आप ऐसा कर दिए, तो अब बोलो क्या होगा? अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 1 में घटा दें, दोनों तरफ 1 में घटाएंगे, 1 से नहीं, 1 में ध्यान रहना है, एक ध्यान देने के बाद 1 में ना 1 से घटाना है, तो 1 से नहीं 1 में घटाने पर 1 से घटाने पर क्या होगा जल्दी बताओ? तो 1 माइनस PS बटा में P नोट बराबर 1 माइनस n1 बटा में n1 प्लस n2। क्या टेंशन करते हो यार? टेंशन क्या है? अब बताओ, अब घटाओगे तो यहां पे एलसीएम ले लोगे, यहां पे तो यहां पे एलसीएम हो गया P नोट, हो गया नहीं? तो P नोट यहां पे हो गया माइनस PS हो गया बराबर, अब बताओ यहां पे एलसीएम क्या लोगे आप? n1 प्लस n2। अब बताइए यहां पे तो 1 क्या हो जाएगा? यहां पे n1 प्लस n2 माइनस n1। अब ये सन्नाटा में चला जाएगा, अब ये गया, अब ये दोनों सन्नाटा में चला गया, तो बचा क्या चीज? n2। क्या चला गया? n2 चला गया। अब बताइए आपको हम यहां पे क्या करें? यहां पे क्या हो जाएगा? P नोट माइनस PS बटा में
पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो आप। N2 बट्टा में N1 प्लस N2 होगा या नहीं होगा? आप बताओ यहाँ पे क्या होगा। आपको यहाँ पे ये क्या है भैया, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है कि ये हम क्या करेंगे, जिसके मोलों की संख्या ऊपर आता है, पहले आप इसे नोट करो, पहले इसे नोट करो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी नोट माइनस पी एस बट्टा में क्या हो जाएगा, पी नोट। आप बताओ यहाँ पे क्या है बाबू, ये बराबर ये N2 जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर बटा टोटल मोल, यानी कि X2 भी कर सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अब हम लोग क्या क्या बात करेंगे, देखिए यहाँ पे आप तो सबको नोट कर चुके हो, तो अब ये फालतू हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर लिए, ध्यान से सुनो। पी नोट क्या है, पी नोट क्या है बाबू आपका, पी नोट क्या है, तो पी नोट शुद्ध विलायक का वास्तव है। पीएस क्या है, विलयन का वास्तव। आपको अभी मैंने बताया कि जैसे ही अवास्तविक विलय डालेंगे तो उसके विलयन के वास्तव में कमी हो जाएगा। तो कितना कमी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितना कमी होगा, हम जब अवास्तविक विलय डालेंगे तो विलयन के वास्तव में कितना कमी होगा, तो हम क्या करेंगे, ये शुद्ध वास्तव स्थिरांक के क्वेश्चन में देगा बाबू, आप टेंशन ना लो इसके लिए आप टेंशन मत लो। हम लोग अगला लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल ही बात करने वाले हैं। तो पहले इसका वास्तव देगा, दिमाग में बैठा लो कि इसका वास्तव आपको देगा कि शुद्ध वास्तव है इतना है, इतना डिग्री सी पे इसका शुद्ध वास्तव इतना दे देगा क्वेश्चन में, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद ये आप जानते हो कि अब जैसे अवास्तविक विलय डालेंगे वास्तव में कमी हो जाएगा, तो वास्तव में कमी हो तो उसका विलयन का वास्तव हो गया। अब इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वास्तव में कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, वास्तव में कमी हो जाएगा। अब कमी हो गया तो कमी निकालने के लिए हमने क्या किया बाबू कि शुद्ध वास्तव में विलयन का वास्तव घटा दिया। अगर आपसे बोलेगा कि विलयन के वास्तव, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विलयन के वास्तव में कितना कमी होगा, तो विलयन का वास्तव में क्या करेंगे कि शुद्ध वास्तव से क्या कर देंगे, घटा देंगे। लेकिन अगर हमको इस विलयन के वास्तव में शुद्ध वास्तव से घटा करके फिर से शुद्ध वास्तव से भागा दे देंगे, यानी इसी को बोलेंगे सम वास्तव का सापेक्षिक कमी, सापेक्षिक कमी, यानी कि वास्तव का सापेक्षिक कमी कितना होगा जल्दी बता दीजिए बाबू। तो कैसे निकालेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि वास्तव में सापेक्षिक कमी कितना होगा, तो बस कुछ नहीं करेंगे, पी नोट विलयन के वास्तव में विलयन के वास्तव को क्या करेंगे, भाग दे देंगे और फिर से शुद्ध विलायक के वास्तव से भागा दे देंगे, तो सापेक्षिक कमी निकल जाएगा। अच्छा, फिर से सर x2 क्या है, x2 क्या है, x2 क्या है जल्दी बता दीजिए। तो विलय का मूल अंश, विलय का मूल अंश, यानी कि आप यहां से जाइए, विलय का मूल अंश हो जाएगा। तो यानी कि x2 विलय का क्या हो जाएगा, मूल अंश हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ आप समझिए, इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन में वास्तव का सापेक्षिक कमी जो होगा किसके बराबर होगा, विलय के मूल अंश के बराबर होगा। अर्थात यानी कि विलयन में ऐसे करें, अवास्तविक विलय वाले विलयन में अवास्तविक विलय वाले विलयन में अवास्तविक विलय, देखिए बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे विलय कैसा है, अवास्तविक है। अवास्तविक विलय वाले विलयन में
वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, सापेक्षिक कमी यानी कि जो कमी हो रहा है, सापेक्षिक कमी जो हो रहा है वो किसके बराबर होगा? तो विलय के मोल अंश के बराबर होता है। यानी किसके बराबर होगा जल्दी बता दीजिए? तो विलय के मोल अंश के बराबर होगा। यानी कि अगर विलय का मोल अंश कम होगा तो सापेक्षिक कमी क्या होगा? कम होगा। अगर विलय का मोल अंश ज्यादा होगा तो सापेक्षिक कमी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि कितना कमी होगा वो निर्भर करेगा विलय का मोल अंश के बाद। आप तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखो बाबू, आप क्या करोगे कि इसे आप पहले आप पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद आप इसे, जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप इसे रोक करके, पॉज करके आप सारा नोट तैयार कर लोगे। इसके बाद हम लोग का लेक्चर जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसपे हम आपको आइडिया बताएंगे कि इस सापेक्षिक जो कमी है, इस सापेक्षिक कमी में हम कैसे विलय का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, कितना डालेंगे तो कितना कमी होगा, सारा न्यूमेरिकल का क्लू बताएंगे, आइडिया बताएंगे। तो आप अगले लेक्चर का इंतजार करें। थैंक यू।